फिर आप सेल्फ डाउट में पड़े तो फिर तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, मैकाले से दूर रहिए, मैकाले की विचारधाराओं वाले व्यक्तियों से दूर रहिए। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की मंजूरी दी गई। फिर 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका ऑप्शन है कौन कौन? पहला बुद्धिजीवी, दूसरा नगरीय उच्च जातियां और चौथा उदार रजवाड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ धर्म समाज मतलब सिंपल सी बात है, जिसका पेट भरा है वही जाएगा ना, ज्ञान की बातें वही करेगा। जिसका पेट भूखा वो किस बात का जाएगा कि अच्छा लाओ धर्म की बातें करते हैं। तो निर्धन वर्ग कभी नहीं इन सब चीजों में जाएगा, जब तक उसका पेट भरेगा ना वो नहीं जाएगा। तो बुद्धिजीवी जाएंगे, उच्च नगरीय जातियां जाएंगे, उदार रजवाड़े जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, और ये ऑप्शन जो है डी में है। क्या लिखा है? 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास विशेष स्थान, जिसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत का उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। और इनको क्या क्या कहा जाता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये बड़ा अच्छा है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा गया। ये सारे क्वेश्चन बने हुए सारे टाइटल से। तो निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे, आत्मीय सभा। इसके अलावा ब्रह्म समाज भी स्थापना करेंगे ये। तो हिंदू धर्म के अकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। कब कर रहे हैं ये? 1815 में। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना और सप्रमाण या विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। वो बता रहे हैं कि ऐसा है कि एक ब्रह्म है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ये डैश, क्योंकि इसमें गलत उत्तर दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका सही ऑप्शन है 1828 में ब्रह्म समाज, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। एक नए समाज के स्थान, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज भी बोल दिया गया, पहले ब्रह्म सभा फिर ब्रह्म समाज। फिर इस समाज में ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इस एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया और ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति से पूजा से एकदम अलग थे। फिर उसके बाद लिखा क्या है कि इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप मानवता की सेवा पर बल दिया है। दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है, इसलिए स्टार लगा है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, अब वही बात 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने किया? तो विलियम बेंटिक ने। और कब किया? 1829 में। ठीक है, नियम 17 द्वारा। फिर 1830 में इसे बम्बई, अच्छा ये जब 1828 में इसको बनाया गया कि सती प्रथा गैर कानूनी अब है, तो सती प्रथा प्रतिबंध में यह कानून केवल कहाँ था? बंगाल में था, क्योंकि राजा राम मोहन ही जो थे कहे माने वही मेन करवाए और उस वक्त गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, तो इसलिए उनको ये कहा गया कि वो कराए हैं। परंतु 1830 में इसे फिर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? इसका नाम था तुहफत उल मुहाइदीन। पहली पत्रिका यही थी। ठीक, हालांकि इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिया है क्या कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तोहफत उल मुहाइदीन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1803 है, जिसमें हिंदुओं के तत्वहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया। परंतु 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक वेदांत ग्रंथ था, अतः आयोग ने इसका उत्तर एक माना, जो कि गलत है। तो इसका उत्तर सही है क्या? तोहफत उल मुहाइदीन। ये फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली।
इसके उत्तर है। तो यहाँ फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीफुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल। इसका उद्देश्य क्षेत्र मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। तायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में प्रारंभ हुआ था, न कि 1893। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। लो, सारा मेहनत बेकार। फिर सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी थे। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां वही है जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थापना में अपना योगदान दिया। तो सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सर सैयद अहमद खान ने किया। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का भी विरोध किया था और उसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की भी स्थापना कर डाली। अपने में ही लड़े रहे। फिर इसके बाद क्या है? किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया? तो इसका ऑप्शन है गुजरात के दादा अब्दुल्ला है। यानी 1893। अच्छा, एक चीज है, 1893 में गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और यही 1893 का टाइम है जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे फेमस वो बोला था नारा, मतलब एक तरह से मेरे अमेरिकी प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों। इसके पहले कोई नहीं बोलता था, तो ये बड़ा 1893 याद कर सकते हैं। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे देखने का प्रस्ताव रखा, जिसने गांधी जी स्वीकार किया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? कब किया गया था, किस वर्ष? तो वही 1904। फिर उसके बाद जो है ये लिखो, यहाँ का लिखा है कि 1899 से 1905 तक ये रहता है कौन? कर्जन वायसरा रहता है तक भारत। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय था, लोग इससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, पहली बात नील दर्पण का कौन किए थे? दीनबंधु लिखे थे। ठीक, तो अंग्रेजी अनुवाद कौन कर रहे हैं? माइकल मधुसूदन दत्त कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 से 60 में जो हो रहा है उसको किया गया तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया। इस बांग्ला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य अधिक मूल्यवान है। अब मैकाले ही बोला था, तो इसको कौन? मैकाले ने, टीबी मैकाले वही बोला था, जो 1835 में मैकाले मिनट्स लाता है कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1909 में। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। मतलब अभी हिंदू महासभा जो है उससे पहले वो प्रांतीय स्तर पे थी। तो सबसे पहले पंजाब में प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत आज का क्या है बताइए? दिमाग ना खो जाइए, बताइए। तो संयुक्त प्रांत है आज का उत्तर प्रदेश। ठीक, तो पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुई। तो हरिद्वार में कुंभ लगता है, इसके अलावा और कहाँ लगता है? इसके अलावा 3 जगह लगता है, नाम बताइए, सोचिए, और किस नदी के किनारे? तो मैं ही बता देती हूँ। एक होता है आपका प्रयागराज में भी हर 12 वर्ष पे लगता है महाकुंभ। 2025 में लगने वाला है महाकुंभ। तो वो गंगा नदी के किनारे प्रयागराज हो गया। दूसरा हरिद्वार तो है ही, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे। फिर तीसरा जो है नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। और उज्जैन में जो चौथा है, उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। उज्जैन में कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। ठीक, तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा सर खुजाने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद 120 वाला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 में होता है, सही बात है। कांग्रेस की फूट 1907 में होती है, 8 में नहीं, तो ये गलत है। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, ये सही है। तो यानी 1 और 3 ये सही है, 2 वाला गलत है। इसमें पूछा सही युग में, तो 1 और 3 किस में है? सी सही है आपका। बंगाल विभाजन 1905 रॉलेट, ये सर
फिर इसके बाद भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में व्यक्ति और विषय ऐसे आप मिलाना है। तो कौन सा व्यक्ति, तो मैकडोनाल्ड है, लिंथगो है, तो इसको सही ऑप्शन में सीधे पढ़ लेती हूँ, बात खत्म। तो मैकडोनाल्ड जो है कम्युनल अवार्ड, इसको हिंदी में सामुदायिक पंचाट बोलते हैं। लिथगो अगस्त प्रस्ताव, और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत। इसमें यही था कि जिसके मतलब कि आपके अगर कोई आपका खुद का बच्चा नहीं और आप गोद ले लिए हैं कोई राज्य संभालने के लिए, तो अब आपका नहीं रहेगा, वो सरकार का हो जाएगा। तो ये हड़प नीति इसकी थी डलहौजी को, इंग्लिश में वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इसी नीति के तहत रानी की झांसी को हथियाने का प्रयास किया गया था और किया भी गया। फिर चेम्सफोर्ड जो है द्वैत प्रशासन। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, तो ऑप्शन डी है अवध। एका आंदोलन 1921-22 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती। क्यों लाल कुर्ती, ये लाल कपड़ा लोग पहनते थे, तो इन्हीं को सीमांत गादी भी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक ने स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती दल के गफ्फार खां को फरब ए अफगान की उपाधि दी गई थी। तो फरब ए अफगान की उपाधि अब्दुल गफ्फार खां को, इसके साथ ही सीमांत गांधी भी इनको कहा जा रहा है। तो वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ज्यादा पूछा है। और इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका पश्तो भाषा में लिखी। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस भाषा की पत्रिका, पश्तो भाषा, जो बाद में 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद जमींदारों और कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था वेथी के नाम से। ठीक, वेथी के नाम से। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि जमींदार और कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात ये एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। आम भाषा नहीं बोलते, तब क्या आपका बेगारी करें, तो वही चीज़ है कि अवैतनिक काम करें, माने हमको उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था, ये कहे थे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर कब, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया, कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला, बालक जिंदा भारत में है, तब तक ये झुकना नहीं चाहिए। तो ये कब कहे थे, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। यहीं पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। यहीं सबसे पहले आता है कि नहीं, अब हमको अपना देश चाहिए। पहले क्या था कि डोमिनियन स्टेट मांगा। डोमिनियन स्टेट जैसे ऑस्ट्रेलिया था, मतलब उस क्या होता था कि ठीक है लेकिन तुम मेरे अधीन हो, तुम अपना काम करो लेकिन मेरे अधीन हो। तो इससे पहले भारत भी कहता है कि भैया हमको भी डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। लेकिन पहली बार जब ये कहा जा रहा है कि कब वो करेंगे, नहीं हमको अपना देश चाहिए, हमको स्वतंत्र चाहिए, हम अपना अलग से रहना चाहते हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, तो उसको पूर्ण स्वराज कहा गया। और पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले कब की गई, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। और इसी दौरान 26 जनवरी के टाइम ही किया गया। तो 26 जनवरी को तभी बना दिया गया कि हम इसको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन हालांकि स्वतंत्र 26 जनवरी को मान रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। और उसको उस दिन हम लागू तो मतलब तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था। लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, ज़्यादा नहीं बताऊंगी उत्तर। फिर उत्तर तो पता ही होगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? अब बताइए जगदीशपुर कौन है? तो कुंवर सिंह इसके उत्तर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह जहाँ विद्रोह करे तो उसको किसने दबाया? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। नालायकों का नाम याद करना पड़ता है। फिर लिखा है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो मानते थे धरती अब्बा। क्या नाम है? धरती अब्बा।
मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1855 से प्रारंभ होकर 1895 के नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और 1900 तक ये चला। बिरसा मुंडा 1895 में स्वयं भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा के उन्होंने धरती अब्बा धरती आबा का अवतार मानते। बिरसा ने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। बायकाट, अच्छा बायकाट हिंदी पता है, बहिष्कार है। तो आजकल बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है, तो बॉलीवुड का बहिष्कार एक्चुअल में। तो बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो देवघर। देवघर कहाँ? झारखंड में। यहीं पे तो अभी सावन चल रहा है। यहीं पे लोग क्या करेंगे? गंगा जी से जल लेके देवघर में जाएंगे, जहाँ वहाँ शिवलिंग है तो वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो देवघर कहाँ है? झारखंड में। तो बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय करजन द्वारा वर्ष इन सबको लाट कहने मन नहीं करता। वायसराय करजन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार, बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। ठीक। द गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 ईस्वी में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की थी। ठीक। तो ये वीडियो हो गया लगभग 39 मिनट का, तो यहीं पे इसको हम रोकते हैं। आप लोग देखते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर गलतियाँ आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि मैं बीच में कुछ कह रही हूँ तो उनको लगे कि क्या फालतू की बात है। हालांकि फालतू की बात तो नहीं है। क्वेश्चन जो उससे जुड़ रहे हैं वही बताने की कोशिश है। कोई बात नहीं, सब लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। ठीक। तो धन्यवाद। और बाकी इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना चुकी हूँ मैं इसका, तो ये चौथी वीडियो है। ठीक। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, और जिन्होंने देखा उनको धन्यवाद। और बस इतनी बात। ठीक है।